मालकन 50,000 देकर मेरा निकाह बूढ़े मालिक से करवा दिया। मेरे लिए 50,000 भी बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मालकन के एहसान दिन ब दिन बढ़ने लगे तो मुझे तशवीश होने लगी, क्योंकि अब मालकन हर रात मुझे अपने साथ सुलाने लगी थी। एक रात मेरी आंख खुली तो होश उड़ गए। मालकन बेड पर, मैं दुल्हन बनी बैठी थी। कुछ देर बाद मेरा निकाह उस शानदार घर के बूढ़े माली से किया जाना था। मैंने अपनी मुट्ठी में दबे 50,000 को ललचाई नजरों से देखा और अपने दिल में उठती हसरतों को दबा लिया। मैं जवान और हसीन लड़की थी। मेरी शादी मेरे जैसे आम घराने से ताल्लुक रखने वाले किसी भी जवान लड़के से हो सकती थी, मगर मैंने मालकन के एक बार कहने पर ही सिर्फ 50,000 की खातिर उस कोठी पर काम करने वाले बूढ़े माली से निकाह करने की हामी भर ली थी। मैं अंदर से परेशान थी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे इस फैसले से बिल्कुल अनजान थे। फिर भी लालच ने मुझे बिल्कुल अंधा कर दिया था। कुछ देर बाद ही मेरा निकाह मालकन की हिदायत पर बूढ़े माली से हो गया। मुझे तब हैरत हुई जब बूढ़ा माली निकाह के फौरन बाद पौधों को पानी देने जा चुका था। उसने मुझे देखने या मिलने की कोशिश ही नहीं की थी। मुझे लगा शायद उसे भी मेरी तरह पैसे देकर निकाह के लिए मनाया गया होगा। मैंने निकाह के फौरन बाद मालकन की इजाजत पाकर वो 50,000 गांव में रहने वाले अपने घर वालों को भेज दिए और पुरसुकून हो गई। मुझे तो लगा था कि निकाह के बाद मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा, मगर चंद दिनों में ही मालकन के रवैये से मैं हैरान रह गई थी। निकाह के बाद से मालकन मुझे अपने साथ साथ रखने लगी। मैं काम के लिए भी यहाँ वहां होने लगती तो मालकन मुझे बुलाकर अपने पास बिठा लेती। मैं अंदर ही अंदर दिल में अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी थी। हालांकि मेरा बूढ़ा शौहर अब भी वैसे ही काम करता रहता था। मालकन की तवज्जो और नरमी भरे रवैये ने मुझे खुश कर दिया था। मैं जब भी काम करने लगती, मालकन मुझसे कहती कि अभी तुम नई दुल्हन हो, तुम ज्यादा काम मत करो। मैं खुश हो जाती और मालकन के पास बैठ जाती। मालकन की नरमी और मेहरबानी मुझ पर बढ़ती चली जा रही थी। मुझे हैरत थी कि जो निकाह मैंने पैसे लेकर खुद अपनी मर्जी से किया था, उस निकाह पर मुझे मालकन इतनी इज्जत क्यों दे रही थी, जबकि मेरे बूढ़े शौहर की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैं इस तजस्सुस में मुब्तला होकर अपने बूढ़े शौहर के मामूलात पर गौर करने लगी थी, मगर मेरा शौहर तो निकाह के बाद जैसे मुझे भूल ही चुका था। अगर मालकन मुझे अपनी तवज्जो से एहसास ना दिलाती तो शायद मैं भी अपने निकाह को चंद दिनों में भुला देती। मेरे दिल में मालकन की कदर बढ़ गई थी। मुझे लगने लगा था कि मालकन बहुत नरम दिल की मालिक है। मगर एक रोज मालकन की बात ने मुझे हैरत से गुम कर दिया। मालकन ने मुझसे कहा कि मैं आइंदा रात को उनके पास सोया करूंगी। मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी कि अगर मैं मालिकन के साथ सोऊंगी तो मालिक कहाँ जाएंगे, और मालकन भला मुझे अपने पास क्यों जगह दे रही हैं। मैंने जब झिझक कर ये बात मालकन से की तो वो बोली कि तुम्हारे मालिक अभी किसी जरूरी काम की वजह से दूसरे शहर गए हुए हैं और मैं तन्हाई महसूस करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास सोया करो। मैं मालकन की बात समझ गई। मैंने फौरन हामी भर ली और रोजाना रात को मालकन के पास सोने लगी। मालकन मुझे अपने बिस्तर पर ही अपने पास सुलाने लगी। मुझे अब मालकन की दी जाने वाली इस कद्र अहमियत से तशवीश होने लगी थी। मालकन का रवैया मुझे ठिठकता रहा था। मालकन चाहे जितनी अच्छी हो जाए, मगर मैं जब से उनके यहाँ काम कर रही थी मैंने मालकन को अपनी चीज़ों और ख़ास तौर पर उनके कमरे में हर चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा हसास देखा था। मालकन के कमरे की सफाई करने वाले मुलाजमाओं को ज़्यादा वक्त उनके कमरे में रुकने की भी इजाज़त नहीं थी। कुजा कि अब मालकन मुझे अपने ही साथ एक बिस्तर पर सोने की जगह दे रही थी। मैं कुछ दिन से इसी सोच में मुब्तला रहने लगी थी कि एक रोज़ मेरी रात को अचानक से नींद से आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मालकन मेरे सिरहाने बैठकर जो कर रही थी वो मुझे हैरत से दंग कर गया था। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव में रहती थी। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरा बाप शहर की एक कोठी में मुलाजिम था और हर माह एक माकूल रकम भेजता जिससे हमारा घर चलता था। मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे। वो अपनी शादी के 15 साल तक बे औलाद रहे और जब वो मायूस हो चुके तब अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा था। हम 2 बहनें और 3 भाई थे। मेरे भाई हम दोनों बहनों से बहुत छोटे थे। हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा था जब अचानक हमारे घर पर अब्बा की नागहानी मौत से क़यामत टूट पड़ी। अब्बा वैसे भी हमारे साथ नहीं रहते थे, मगर हमें एक सहारा था कि हमारा बाप हमारे सर पर मौजूद है। मगर अब्बा की वफात के बाद तो हम बहन भाई सहमे सहमे से रहने लगे थे। अम्मा समझदार थी। उन्होंने बुरे वक्तों के लिए बहुत सी जमा पूंजी जमा कर रखी थी। कुछ अर्सा तो हमारा घर उसी जमा पूंजी से चलता रहा। अम्मा ने बहुत समझदारी से और हाथ खींच खींच कर घर का खर्चा चलाया था, मगर अब कहीं से कमाई का कोई जरिया ना था। तभी कुछ ही अरसे में हमारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई।
अम्मा इस उम्र में कमाई नहीं कर सकती थी और हम बहन भाई गांव में होते हुए नौकरी नहीं कर सकते थे। इसी परेशानी में हमारे दिन गुजर रहे थे। फिलहाल रिश्तेदारों की मदद से हमारा खाना पीना चल ही रहा था। अम्मा की तबीयत भी अब्बा के बाद से खराब रहने लगी थी। मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी, मगर मैं बेबस थी, क्योंकि ना मेरे पास कोई हुनर था और ना ही तालीम कि मैं गांव के स्कूल में नौकरी कर सकती। मैं बौलाई बौलाई से घूमती रहती थी कि एक रोज निहायत बड़ी गाड़ी हमारे घर के बाहर आकर रुकी। इस गाड़ी में से एक सूटेड बूटेड अमीर बंदा निकला। हम घर वाले उसे देखकर चौंक गए। वो शख्स अम्मा से बोला कि वो उस कोठी का मालिक है जहाँ अब्बा काम करते थे। अम्मा ने पूरी इज्जत से उन साहब को अपने बोसीदा पुराने घर में बिठाया। वो आदमी निहायत रंजीदगी से अब्बा की मौत की ताज़ियत करने लगा। हम बहन भाई मरूबियत से उसे देख रहे थे। उसे अम्मा को हजार हजार के चंद नोट भी पकड़ाए और कहा कि अब्बा उनके बहुत खास मुलाजिम थे, इसलिए उन्हें अब्बा की मौत का बहुत अफसोस है। अम्मा अफसुर्दा सी बैठी हुई थी, जबकि मैंने महसूस किया था कि वो आदमी कुछ ही देर के बाद बेचैनी से पहलू बदलने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। फिर खामोशी का वक्फा तवील हुआ तो वो मर्द कुछ तवक्कुफ के बाद अपने असल मकसद की तरफ आ गया। उसने अचानक अम्मा से कहा कि उसने अब्बा के पास अपने कुछ जरूरी कागजात रखवाए थे जो अब्बा की अचानक मौत की वजह से वो नहीं ले पाए। अब उन्हें उन कागजात की तलाश करनी है। अम्मा चौंक गई और तेजी से सर हिलाकर अपने कमरे में एक कोने पर रखे बोसीदा बक्से के पास गई। उस बक्से पर ताला लगा हुआ था। अम्मा ने वो ताला खोलकर सामान के बिल्कुल नीचे से एक फाइल निकाली और जाकर अब्बा के मालिक को पकड़ा दी और बोली कि अब्बा ने जब ये कागज लाकर घर में संभाले थे तो तभी कह दिया था कि ये उनके मालिक की अमानत है। अम्मा को ये बात उनकी मौत की वजह से भूल गई थी, मगर अब्बा के मालिक से मिलकर याद आ गई थी। वो मर्द बहुत खुश हुआ और अपने कागज संभाल कर रखे जाने पर अम्मा का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था। मैं कब से पुरसोच नजरें उस मर्द पर गाड़े बैठी थी। अचानक मैंने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर न सिर्फ अम्मा बल्कि वो मर्द भी चौंक गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने साथ शहर ले जाएं और अपनी कोठी में अब्बा की जगह पर नौकरी पर रख लें। अम्मा हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने मालिक से दरख्वास्त की कि अब्बा की वफादारी के बदले मुझे काम दे दें ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। अब्बा की मौत के बाद हमारा कफील नहीं रहा। अब्बा के मालिक ने मुझे सर तपैर गौर से देखा और मुस्कुरा कर सर हिला दिया। अम्मा को मेरी बात से इख्तलाफ था, मगर अब्बा के मालिक ने अम्मा को समझा दिया कि मैं उनके घर के छोटे मोटे काम आराम से कर सकती हूँ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया और सब घर वालों से मिलकर दिल में अच्छे हालात की उम्मीद लेकर मालिक के साथ शहर आ गई। मालिक ने मुझे मालकन के हवाले करके कहा कि वो मुझसे जो काम चाहे ले सकती हैं, क्योंकि मुझे और मेरे घर वालों को पैसों की अशद जरूरत है। शायद ही मालिक का कोई इशारा था जो उन्होंने मेरे बारे में मालिकन को दिया था। मालिकन सर हिलाकर मुझे तनकीदी नजरों से घूरने लगी और बोली कि मैं फिलहाल घर की सफाई का काम करूं, फिर वो मेरे लिए मुनासिब काम सोचेंगे। मैं जरूरतमंद थी, तभी पूरी लगन और मेहनत से घर की सफाई का काम करने लगी। मुझे वहां काम करते कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज मालिक ने अचानक मुझे बुलवाया और ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं कुछ पलों के लिए साकित ही रह गई। मालकन ने मुझसे कहा कि अगर मैं उनके बूढ़े माली से निकाह करने को तैयार हो जाऊं तो वो मुझे 50,000 देंगे। मुझ जैसी गरीब लड़की इतने ज्यादा पैसों को सुनकर लालच में आ गई। मैंने मजीद नहीं सोचा कि मालकन को मेरा निकाह बूढ़े माली से करके क्या फायदा होगा। मैंने हामी भर ली और अम्मा को भी बताना गवारा नहीं किया। मालकन मेरी फर्मा बरदारी से खुश हो गई थी और मुझे 50,000 देकर सख्ती से ताकीद की कि निकाह से पहले ये पैसे घर वालों को ना भेजना। मैंने सर हिलाया और जल्दी से निकाह के लिए तैयार होने लगी। मालकन ने वहीं कोठी में सादगी से मेरा बूढ़े माली से निकाह पढ़वा दिया था और अपने अंजाम से बेखबर खुशी से 50,000 अम्मा को भेजकर मुतमईन हो गई। मेरा बूढ़ा शौहर अपने काम से काम रखता था, इसीलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी में मालकन को पहले तो नहीं समझ पाई, मगर जो वक्त गुजरता गया मैं मालकन के दिन ब दिन बढ़ते एहसानात से अब तशवीश का शिकार होने लगी। मुझे मालकन की इतनी तवज्जो और ख्याल अंदर ही अंदर खटक रहा था कि एक रोज मालकन ने मुझे अपने कमरे में उनके पास सोने का कह दिया। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मालकन ने मेरा निकाह बूढ़े माली से क्यों करवाया और वो मुझ जैसी कमतर मुलाजमा का इतना ख्याल क्यों रख रही हैं। मैं उलझी उलझी सी रहने लगी थी कि एक रात मेरी आंख खुली और जो इंकशाफात मुझ पर हुए वो मुझे अंदर तक हिला कर रख गए। मुझे इस रोज मालकन की मेहरबानी की असल वजह पता चली थी। मैं जो मालकन की हमदर्दी से मरूफ होने लगी थी, उनका घनौना चेहरा देखकर मेरे अंदर नफरत पैदा होने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मालकन का वो घनौना रूप कैसे सबके सामने लाऊं। अचानक एक रोज मुझे ख्याल आया कि मैं अपने बूढ़े शौहर को सारी सच्चाई बता दूं। मैं अपनी सोच पर अमल करके अपने बूढ़े शौहर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए।
مگر تب مجھے جو خبر ملی وہ میرے لیے اور پریشان کن تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا بوڑھا شوہر بہت عرصے سے کینسر کے مرض سے لڑ رہا تھا اور اب بستر مرگ پر ہے۔ میں ہکتک رہ گئی، میری آخری امید بھی کھو گئی تھی۔ میں چاہتی تو خاموشی سے کوٹھی چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی، مگر میں جانتی تھی کہ مالک میرے گھر کا پتہ جانتے ہیں، وہ یقیناً میری تلاش میں وہاں تک پہنچ جاتے۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ ایک روز صبح کو میں اٹھی تو مالکن مزے سے سو رہی تھی۔ مجھے یکدم خیال آیا اور میں نے ہمت کر کے مالکن کا موبائل اٹھا لیا۔ مالکن کے موبائل میں مجھے کسی وکیل کا نمبر ملا۔ میں نے وہ نمبر محفوظ کر لیا اور موقع پاتے ہی چھپ کر اس وکیل سے رابطہ کیا اور اس سے ملنے کی درخواست کی۔ میری پریشان آواز پر وہ وکیل میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ شہر میں رہ کر اپنے اتنی سمجھدار تو ہو گئی تھی کہ اپنی حفاظت خود کر سکتی تھی۔ ایک روز سے مالکن گھر سے خریداری کرنے نکلی تو میں نے وکیل کو گھر بلوا کر اسے سارا ماجرا سنانے لگی۔ اس کوٹھی کا اصل مالک میرا بوڑھا شوہر تھا، مگر مالک اور مالکن نے اس کوٹھی پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ میرے ابا بھی میرے شوہر کے وفادار ملازم تھے اور اس کوٹھی اور جائیداد کے کاغذات میرے ابا کو میرے بوڑھے شوہر نے امانت کے طور پر دیے تھے۔ مگر ابا کی اچانک موت سے مالک کو موقع مل گیا تھا اور انہوں نے ہمارے گھر آ کر ہمیں بیوقوف بناتے ہوئے ہم سے وہ کاغذات ہتھیا لیے تھے۔ جب میں نے مالک کو نوکری کا کہا تو وہ چونک گئے۔ انہیں میرے بوڑھے شوہر کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ویسے بھی ایک غریب کمتر لڑکی کی ضرورت تھی۔ مالک مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئے اور ان دونوں میاں بیوی نے میرا نکاح بوڑھے مالی سے کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا بوڑھا شوہر مرنے والا ہے کیونکہ اسے کینسر تھا۔ انہوں نے ضد کر کے اس بوڑھے کا نکاح مجھ سے کروایا تھا تاکہ اس بوڑھے کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد مجھے مل جائے اور وہ دونوں میاں بیوی 50,000 کے عوض مجھ سے جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھے لگوا لیتے۔ میں ان پڑھ لڑکی تھی، یقیناً کاغذات کی حقیقت کبھی نہ سمجھ سکتی۔ مالکن مجھ پر نظر رکھتی اور مجھے اپنے ساتھ رکھتی تاکہ میرا بوڑھا شوہر مجھے یہ حقیقت نہ بتا دے کہ کوٹھی کا اصل مالک وہی ہے۔ مگر اللہ نے میری مدد کی اور اس رات اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ اس رات میں نے دیکھا تھا کہ مالکن میرے سرہانے بیٹھ کر اپنے فون پر سرگوشی میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی اور بول رہی تھی کہ میرا بوڑھا شوہر تو اب جلد مرنے والا ہے، پھر وہ لوگ مجھ سے اس کوٹھی کے کاغذات پر انگوٹھا لگوا کر مجھے کوٹھی سے نکال دیں گے اور اکیلے عیش کریں گے۔ میں نے سب سن کر بھی مالکن پر یہی ظاہر کیا کہ میں سو رہی ہوں اور ان کا سارا منصوبہ سن لیا۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی مگر وہ مرنے والا تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے مالکن کے موبائل سے ہی ایک وکیل کا نمبر نکال لیا اور اس سے مل کر مدد کی درخواست کی۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ میری مدد کرنے میں کامیاب ہوا تو میں اسے اس کی فیس بھی ادا کر دوں گی۔ وہ وکیل ایماندار انسان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ میں اپنے شوہر کی جائیداد کی اصل وارث تھی، اسی لیے اگر میں جائیداد کے اصل کاغذات حاصل کر کے اس وکیل کو دوں تو وہ میرا کیس لڑ کر مجھے حق دلوا دے گا۔ میں دیہاتی ضرور تھی مگر اللہ نے فہم و فراست سے بھی خوب نوازا تھا۔ اب مجھے وہ کاغذات حاصل کرنا تھے مگر مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ انہی دنوں میرے بوڑھے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں اس وقت بھی مالکن کے کمرے میں تھی۔ مالک اور مالکن باہر مصروف تھے۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے مالکن کے سامان میں وہی فائل مل گئی۔ میں نے وہ فائل اٹھا کر چھپا دی اور موقع پا کر وکیل کو بلا کر وہ فائل اسے پکڑا دی۔ اس وکیل نے جلد از جلد میرا کیس دائر کر کے مالک اور مالکن پر فراڈ کا کیس کر دیا۔ پولیس نے مالک اور مالکن کو گرفتار کر لیا۔ مجھے میرے بوڑھے شوہر کی جائیداد مل گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب ہمارے حالات پلٹ گئے تھے اور میرے بہن بھائی اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ سب میری اس قربانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا جو قربانی میں نے اپنے گھر والوں کی خاطر ایک بوڑھے آدمی سے نکاح کر کے دی تھی۔ بے شک قربانی کا اجر ضرور ملتا ہے۔